एक ग्लास पानी। ठीक। अब तुम्हारे वाटे से सौ व्यक्ति था। अरे इतना टावर करोगे कैसे? तो आपने यहाँ पर सेकंड यूनिट का समापन किया। क्या समझ आया, क्या बाकी रह गया, कुछ अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग एक बार इस पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो जानना चाहते हैं, कोई चर्चा करना है? विषय को आगे बढ़ाएं। अपने को कोई अनम्यूट करिए, मुझे बताइए विषय को आगे बढ़ाया जाए। सर जी अपने को सर ये जो स्कंद इसमें बताए गए हैं सिद्धांत संहिता हो रहा, जी। यहाँ पे भी वर्णन है और एक इसकी सेपरेट यूनिट भी है। हाँ, वो थोड़ा कुछ विशेष बताएंगे, विशेष नहीं, बताएंगे। एग्जाम में कौन सी वाली लिखनी है? नहीं, आपको जो याद हो गया वही लिख देना, दोनों जगह एक जो लिखो वही चलेगा। आपको जो तैयार है, देखिए पेपर की एक विधा होती है, आपको विषय कहाँ से मिला यह नहीं मतलब है। उनको उनके प्रश्न का उत्तर चाहिए जो एग्जामिनर चाहता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, आप जो आगे पढ़ेंगे वहां से लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। हम तीसरी आगे की यूनिट में जी बताएं। सर फर्स्ट यूनिट की तरफ वापस आपका ध्यान चाहूंगा। इसमें आपने जिक्र किया था कि ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है जो हम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। जी जी। थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन देंगे। यूनिट 1 पेज नंबर 14 कहाँ पर ये प्रसंग आया है? दिल्ली का पेज नंबर बताएंगे मुझे? पेज नंबर 14 14 ठीक। इकाई 1। अच्छा, इकाई 1 में पेज नंबर 14 मैं देखता। यहाँ ब्राह्मण से क्या मतलब है, उसने क्लेरिफाई भी किया था, लेकिन देखिए, ब्राह्मण से यहाँ पर साहित्य जो ब्राह्मण आरण्यक ये आया है उसकी बात कर रहे हैं आप? ब्राह्मण जी आरण्यक जी ये बिल्कुल सब उसकी बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। यहाँ पर ब्राह्मण से अर्थ है ब्रह्म को जानने के लिए जो विधा हम इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ईश्वर क्या है, इसकी गति क्या है, ईश्वर हमारे कार्यों में सहयोगी कैसे है, ईश्वर से हमारी उत्पत्ति कैसी है, ये सब जो यहाँ पर विवेचन मिलता है वो ग्रंथ जो होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और यह वेद को पढ़ने में सहायक होते हैं, क्योंकि वेद की भाषा इतनी कठिन है कि हम लोग उसको आसानी से समझ नहीं पाते। इसलिए उनको उस भाषा को, उस बात को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और तत्कालीन लोगों ने उसका नाम ब्राह्मण दिया। ब्राह्मण के नाम से ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा हम वेद की परिभाषित शब्दावली को वेद। जिक्र भी किया था कि जो ब्राह्मण जो यहाँ प्रचलित शब्द है उससे रिलेटेड। ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं। यहाँ ब्राह्मण नहीं है। जो ये जो जो जाति व्यवस्था जो है, ये समाज को संचालन करने की एक व्यवस्था है। जिस तरह से आज भी अ, आप देखते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, आखिर आप कैसे किसी को पहचानेंगे? पहचानने के लिए कुछ तो चाहिए। जो लोग शिक्षित थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करते थे, जो ज्ञान देते थे, तो उन सभी को ब्राह्मण कहा जाता था। और ऐसी व्यवस्था भी थी कि कोई किसी भी जाति में पैदा होकर के वो ब्राह्मण हो सकता है। कर्म से ब्राह्मण होता था वो, वहां जाति सूचक शब्द नहीं था ब्राह्मण, सिर्फ वो समाज जो की चार वर्ण थे, जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। मतलब वैश्य और हाँ शूद्र। व्यवसायी और देखिए,
ब्राह्मण उनको कहा गया है जो शिक्षा देना, पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना आर्य का कार्य करते, तो सब ब्राह्मण थे। वहां व्यक्ति नहीं था, वहां पर कोई जाति नहीं थी, सबको ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध में कार्य करते थे, रक्षा के क्षेत्र में कार्य करते थे, सभी लोग क्षत्रिय थे। जो लोग व्यापार करते थे और उदर पालन के लिए सबके सहयोगी होते थे, उनको हम वैश्य कहते थे। और जो लोग सेवा करते थे वो सभी शूद्र कहलाते थे। असल में अगर आज की तारीख में देखा जाए तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जितने भी नौकरी करने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र की वो नौकरी कर रहे हैं, सब शूद्र हैं मालूम। सबसे पहले शूद्रवत वर्ग है, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं, सेवा कार्य ही शूद्र का कार्य था। जैसे हमारे शनि को भी कहा गया, शनि क्या है? शनि ग्रहों में सेवक है, नौकर का कार्य करता है। और हमने जो इसको ले लिया आगे के काल में, उसको दूसरी तरह से ले लिया, क्योंकि यही चीजें अब जो पढ़ने पढ़ाने लगा वो पंडित जी हो गए, ब्राह्मण हो गए कहा जाने लगा। क्योंकि जब कोई चीज एक साथ बहुत दिन तक चलती है तो एक परंपरा में चली जाती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो ये चारों वर्णों का विभाजन है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ की यहाँ बात आई है, दोनों अलग है। और ब्राह्मण का तात्पर्य जो हमारे वैदिक साहित्य में था, वहां पर ज्ञान लेना, मतलब ज्ञान के प्रतिपादन में, ज्ञान को देने में जिसकी भूमिका होती थी, वो सभी ब्राह्मण, उनको द्विज कहा जाता था। तो कार्य के साथ उनका नामकरण था, जिसको कहा ना कि आज भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड। अब जो भी शिक्षण का कार्य करता है वो किसी भी वर्ण का है, सभी ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और आज आप देखिए, जितने भी हमारे ये बहुत सारे गुरु बन के जो बहुत भीड़ इकट्ठी करते हैं, उसमें ब्राह्मण तो है ही नहीं। अगर आप आज के 20-25 गुरुओं का जो बहुत प्रचलित है नाम देखेंगे, तो उसमें से 80% तो शूद्र है। लेकिन ज्ञान की बात तो कर रहे हैं, वो समाज को जोड़ रहे हैं। अगर वो बिखराव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार अलग हो जाता है, जिसको हम सात्विक, राजस और तामस प्रकृति की बात करते थे, हमने कल बात की थी उसकी। तो उस तरह की बातें। तो यहाँ पर जाति के साथ जिसका समन्वय नहीं था, कर्म के साथ समन्वय था। और जो भी कार्य कोई बहुत दिन तक, भाई कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अगर वो टेलर का कार्य बहुत दिन तक करता है तो उसको तो वही कहते हैं मास्टर जी। और जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है उसको भी मास्टर जी कहते हैं। तो दोनों ही मास्टर जी तो होते हैं, कोई उसका मास्टर, कोई इसका मास्टर, अर्थात अपनी विधा का मास्टर। वह मास्टर से मतलब क्या है? वह अपनी जो भी कार्य करता है उसमें दक्ष है। मास्टर होना क्या? भाई आप लोग एमए इन ज्योतिष कर रहे हैं तो मास्टर ज्योतिष होने जा रहे हैं। तो मास्टर होने का मतलब क्या है? अब आप दक्षता को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए आपको संस्कृत साहित्य के साथ विस्तृत ज्ञान दिया जा रहा है, कि आपको पता हो संस्कृत क्या है। एमए करके तो आए, लेकिन आपको पता ही नहीं संस्कृत कहाँ से पैदा हुई, क्या हुआ, आपके विकास कैसे हुआ, उद्भव क्या था, क्या जोड़ा, क्या घटा, बीच बीच में कितने किंतु परंतु आए, कैसे। मास्टर होने का मतलब आपको बहुत बातें पता होनी चाहिए। नियम तो है, ए टू जेड पता होना चाहिए। लोग कहते थे अरे भाई ये तो हर काम में मास्टर है। तो हर काम में मास्टर है तो क्या मतलब? उनके से आप किसी भी प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विधाएं बदली हैं, शास्त्र विस्तृत हो गया है। तो फिर भी मास्टर का तात्पर्य आज भी यही माना जाता है, आप उस विधा में दक्ष हैं, आप उस बात को समझते हैं, जानते हैं। चले आगे। ठीक है, और कुछ समझ, मेरी बात आपको स्पष्ट हो रहा है कि कुछ कहीं? नहीं, ठीक है, आगे सुन सकता है। आज हम लोग यूनिट 3 का अध्ययन अब शुरू करेंगे। और यूनिट 3 के अध्ययन में ज्योतिष शास्त्र का उद्भव और विकास को यहाँ भी बताया गया है। उद्भव और विकास के बारे में जो बातें पीछे हम लोगों ने की है, उनका अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे। इसलिए एक इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या पुराना है और क्या नया है। तो यहाँ पर भी क्या है? समस्त ज्ञान विज्ञान का उत्पत्ति का मूल वेद है। ऋषियों की अथक तपस्या के परिणाम स्वरूप हमें यह प्राप्त हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्वार्जित कर्मों के फल को
भोगने के लिए और पूर्वार्जित कर्मों के फल के आधार पे कि आज शुभ या अशुभ फल को प्राप्त करता है। यही बातें पहले वाले खंड में हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर कुछ बातें अलग से जो आएंगी, ये क्या है? वो यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न सभ्यताओं की ब्राह्मणों के ब्रह्मांड के प्रति रुचि और उसको उनके रहस्यों को जानने का जो प्रयास है, काल गणना के लिए किया गया है। और काल गणना के लिए मेसोपोटामिया, माया, विश्व की समस्त सभ्यताओं ने आकाशीय स्थिति और उसमें विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा की गति स्थिति का अध्ययन को प्रमुखता दी। आपके ज्योतिष शास्त्र में भी मुख्य रूप से इन दो ग्रहों की ही भूमिका है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा यह दोनों जो हैं ग्रह हैं। बाकी जो 5 ग्रह हैं उनको हम तारा ग्रह कहते हैं। परंतु जिस प्रकार सटीक व वैज्ञानिक विवेचन प्राचीन भारतीय महर्षियों द्वारा किया गया, वैसा विश्व की किसी और सभ्यता में नहीं हुआ। यद्यपि विश्व की सभी सभ्यताओं ने इसको जानने का प्रयास किया, परंतु उनमें सटीकता का अभाव। इसी वजह से कालांतर में भारतीय ज्योतिष में वर्णित कालगणना, गणित शास्त्र का सिद्धांत संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया गया। जैसे वर्ष के सटीक दिनों की संख्या, एक वर्ष में 12 मास का होना, सप्ताह में 7 दिन का होना, सप्ताह में दिनों का क्रम जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, होरा, एक दिन रात्रि में 24 होरा का होना, वृत्त में 360 अंश का होना, शून्य की गणना, दशमलव पद्धति आदि ये है। गणित की जितनी परिभाषाएं हैं, यह सब ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई और इसमें भारतीय ज्योतिष की प्रमुख भूमिका है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृत नामक पुस्तक में श्री ओझा जी ने लिखा है कि भारत ने अन्य देशवासियों को जो अनेक बातें सिखाई, उसमें सबसे अधिक महत्व की जो बात थी वह अंक विद्या थी, जिसको आज की तारीख में न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नंबर विज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं। और आज तो यह बहुत ही न्यूमरोलॉजी बहुत ही प्रचार और प्रसार संसार भर में गणित, ज्योतिष विज्ञान आज जो उन्नति पाई जाती है, उसका मूल कारण वर्तमान की अंक पद्धति है, जिसमें 1 से 9 तक की अंकों का विवेचन है और बाद में शून्य का। इन 1 और 0 चिन्हों से अंक विद्या का सारा काम चल रहा है। पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी 1 से 9 अंकों में ही विभाजित। यह क्रम भारतवाद वासियों के द्वारा ही निकाला गया। तो ज्योतिष की मूलभूत मीमांसा में, उससे आध्यात्मिक तत्व दर्शन में, जो उस समय की सभ्यताएं जिससे अनभिज्ञ थी, वे केवल ब्रह्मांड के भौतिक स्वरूप के लोग देख पाए थे। वास्तव में ज्योतिष के सिद्धांतों का सुदृढ़ आधार अभौतिक और आध्यात्मिक, इसे केवल भौतिक व खगोलीय विज्ञान के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके आविष्कर्ता भारतीय महर्षि अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न थे और उनके द्वारा यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। योग विज्ञान के द्वारा ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से ब्रह्मांड के दर्शन किए और उनके रहस्यों को जाना। योग बल के द्वारा, तपस्या के द्वारा अंक विद्या का उन्होंने निर्वचन किया। प्राचीन भारत में संपूर्ण विश्व के अनेक विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष में आया करते थे। और इसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा नाम के 2 विश्वविद्यालय बहुत ही प्रचलित रहे हैं, जहां पर अनेक विदेशी छात्र वेन्सांग, फाहियान, अलबरूनी, इब्ने बतूता आदि ने भारत में आकर के अध्ययन किया है। काल के बस में 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास और
15वीं 16वीं शताब्दी में भी कुछ इनका विवेचन मिलता है। इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों ने, अन्य देशों के लोगों ने भी यहाँ पर आकर के भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। 8वीं शताब्दी में अरबी विद्वान ने भारत से ज्योतिष विद्या, भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों का सिंध हिंद नाम से अरबी में अनुवाद भी किया। भारतीय विद्वानों ने अरबी के अंतर्गत बगदाद की राज्यसभा में जाकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा भी दी है। कर्क नामक एक विद्वान ने शक संवत 694 में अलमसूर के दरबार में ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञान को उन लोगों को बताया। भारतीय वाङ्मय के प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिर्विज्ञान की शब्दावली भी यही प्रमाणित करती है कि इनकी जन्मस्थली भारत है। ऋग्वेद संहिता के में चक्र शब्द आया है। चक्र शब्द यहाँ पर राशि चक्र का द्योतक है। द्वादशारम तज्जराय, इस नाम से द्वादश सार शब्द 12 राशियों का यहाँ पर द्योतक है। ऋग्वेद के अन्य स्थलों में शतपथ ब्राह्मण आदि के अध्ययन से हमें भारत में खगोल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। आकाश में चमकते हुए नक्षत्र कुंड, आकाशगंगा, निहारिका आदि जो भी सभी लोक वाले इनसे पूर्णतया ही हमारे भारतीय विद्वान परिचित थे। अल्बर्जीज इंडिया ने अपने पुस्तक में लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र में हिंदू लोग संसार की सभी जातियों से बढ़कर। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखे, पर किसी जाति में 1000 के आगे की संख्या नहीं थी। भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता पर इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने लिखा है कि भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र मंडल आज के बारे में पहले से ही जानते हैं और अन्य देश इनके ऋणी हैं। इस तरह से देश विदेश के अनेक विद्वानों ने भारत में आकर के ज्योतिष को जाना, समझा, यहाँ की गणित पद्धति को जाना, यहाँ के अंक विद्वान को जाना और अंक पद्धति को जान करके लोगों को बताया कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का शास्त्र अत्यंत ही उन्नत रहा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लिखा है कि हमारे वर्तमान अंक क्रम की उत्पत्ति भारत से है। संभवतः ज्योतिष संबंधी उन श्रेणियों के साथ जिनको एक भारतीय राजदूत ने सन 773 ईस्वी में बगदाद में लाया, इन अंकों का प्रवेश भारत से हुआ। ईस्वी सन 9वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबूज फर मोहम्मद अल खारिजी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया। यूरोप में शून्य सहित यह संपूर्ण अंक क्रम ईस्वी सन 12वीं शताब्दी में अरबी से लिया गया। इस क्रम से बना हुआ अंक गणित एल्गोरिथम नाम से विकसित होता है। तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ज्योतिष, गणित आदि का ज्ञान विश्व को भारत से ही हुआ है। इस बात की चर्चा इस खंड में आपको मिलेगी। आगे इसमें अनेक विद्वानों की, जिसमें कि नक्षत्र विद्या का भी अध्ययन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है रेखा गणित के मूल सिद्धांतों का आविष्कर्ता भारत है। इसने नक्षत्र विद्या में भी पुरातन काल में ही प्रवीणता प्राप्त कर ली। यह रेखा गणित के सिद्धांतों का उपयोग इस विद्या को जानने के लिए किया जाता है। ज्योतिष के विकास के क्रम में देखते हैं तो भारतीय परंपरा में जो वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय से तात्पर्य है कि यह किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया नहीं। ज्योतिष विश्व का सबसे प्राचीन, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और आधुनिक पाश्चात्य विद्वान वेबस्टर, विलियम्स जोन्स, व्हिटनी, कार्ल बुक, डेविस, मैकमुलर तथा भारतीय विद्वानों में कृष्ण शास्त्री, बालकृष्ण दीक्षित, सुधाकर द्विवेदी आदि विद्वानों ने ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 4000 वर्ष
वर्ष स्वीकृत किया है। वेदों में खगोल, भूगोल, कृषि तर्क, राजधर्म आज विभिन्न विषयों का प्रतिपादन है। आधुनिक घटिका यंत्र घड़ी के निर्माण से पूर्व प्राचीन काल में ऋषि मुनि आकाशीय ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर काल का ज्ञान किया करते थे। ज्योतिष शास्त्र के विकास का काल वर्गीकरण अन्य किसी प्राचीन शास्त्र या किसी ज्योतिष शास्त्री ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता, किंतु आदिकाल से विद्यमान ज्योतिष के विकास का काल वर्गीकरण नेमचंद्र शास्त्री की पुस्तक भारतीय ज्योतिष में प्राप्त होता। ज्योतिष शास्त्र के विकास काल का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न आएगा, ज्योतिष शास्त्र का विकास का क्रम क्या है? अंधकार काल, उदय काल, आदि काल, पूर्व काल, मध्य काल, आधुनिक काल, इनका समय क्या क्या रहा है, उनका विस्तृत विवरण आप लोगों को अपने परीक्षा में पेपर में लिखना हो। मनुष्य की आयु के बारे में जानने के लिए भी यहाँ पर चर्चा मिलती है। शास्त्र में चर्चा है जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस पिंड में है, पिंड का मतलब हमारे शरीर में है, वही ब्रह्मांड में भी है। इसलिए ब्रह्मांड की सभी घटनाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उसका विवेचन, उसके शुभ अशुभ का फल का विवेचन हम पूरा शास्त्र के द्वारा करते हैं। तो यह बातें जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हम देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहीं ना कहीं उन सबसे जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से अलग इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनसे अलग यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम अब तक नहीं जान पाए हैं, जो अब तक हम नहीं करते रहे। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र अत्यंत ही विस्तृत रहा है और इसकी विवेचना बहुत ही सुदृढ़ रूप में बड़ी जोर शोर से की गई है। आप लोगों ने इसको जाना, इसको समझा, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आइए थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। कुछ कहेंगे कोई? जी ये प्रणाम। जी जी ये अंधकार काल, उदय काल, आदि काल, पूर्व मध्य काल, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा हो जाती तो ठीक है। अभी कब क्या हुआ? हाँ अभी बताते हैं, बुलाते हैं। देखिए, अंधकार काल का पोजीशन इन्होंने कहा ईस्वी पूर्व 10,000 का समय। मानव सृष्टि के समान ही ज्योतिष भी अनादि है। जैसे मानव सृष्टि पुरानी है, वैसे ही ज्योतिष। सृष्टि का आरंभ बहुत काल पहले हुआ। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य जब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त देने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं था, व्यक्ति
अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कन्वे कैसे करें, उनके पास कोई शब्दावलियां नहीं थी। वो काल है अंधकार। मतलब सृष्टि तो उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उसका विकास क्रम अभी धीरे धीरे शुरू हुआ। उस समय व्यक्ति को कुछ किसी से लेना है, देना है, कहना है, तो वह फिर जिस तरह से आज हमारा ये अ, हमारे जो भी बीच में कुछ लोग हैं जिनको की आवाज नहीं है या जो सुन नहीं पाते, तो जिस तरह से हाथों का इशारा करके अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते, या ऐसा कहिए जैसे छोटा बालक उसे कुछ चाहिए तो उसकी तरफ इशारा करता है या रोता है या चिल्लाता है, इस तरह से अपनी बातों को कह के अपना काम चलाया करते थे। दूसरे, जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ने लगा, हमारे पास कोई लिपि नहीं थी। हमें अगर कोई बात कहनी होती थी तो हम उसे लिख नहीं सकते थे, कह ही सकते थे। तो धीरे धीरे जैसे कहने का क्रम जब शुरू हुआ, उसको हम कोई बात, ग्रंथ आज जो कुछ भी है, किसी ने हमें बताया तो हम उसको लिख के नहीं रखते थे। हमारे पास कागज पेन इनकी व्यवस्था नहीं थी, हमारा विकास इतना अच्छा नहीं था, हमारे पास स्याही नहीं थी, हमारे पास कागज नहीं था, ये सब बनना तब तक शुरू नहीं हो पाया था। तो क्या करते लोग, पेड़ों की छालों पर या कालिख को या कोयले को जला करके उससे स्याही बना करके अपनी बातों को कहीं लिखते थे, या पत्थरों के ऊपर खोदते थे। लेकिन पत्थरों पे खोदने का क्रम तब आया जब हमारे पास लिपि आई। उससे पहले क्या करते थे, चिन्ह बना देते थे। उन्होंने कुछ मानक बना लिए थे, उन्हीं मानक के द्वारा कि ऐसा चिन्ह होगा तो हम ये समझेंगे, और दूसरा चिन्ह होगा तो हम ऐसा समझेंगे। यह अंधकार काल था, जिस समय हमारे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा भी नहीं थी और लिपि भी नहीं थी। इशारेबाजी से ही सब काम चलता। जैसे जैसे थोड़ी बहुत भाषा या कुछ शब्द हमें मिले, तो फिर हमने उसको कंठस्थीकरण की विधा अपनाई। मतलब कोई बात हमने कही, आपने सुनी, आपने उसे याद कर लिया और उस बात को आपने आगे दूसरे को बढ़ा दिया। तो एक दूसरे से सुनते थे लोग, याद करते थे, लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो याद करके ही आगे बढ़ाते थे। इस तरह से पूरा ज्ञान या कुछ जो भी हमारे पास उपलब्ध था, वह उसका आदान प्रदान होता। ये काल अंधकार काल था, ये काल 10,000 वर्ष पूर्व का है। आगे इस धीरे धीरे क्या होता है, वैदिक सृष्टि का सृजन होता है, कुछ परिवर्तन आता है, समय के सापेक्ष कुछ लिखाई पढ़ाई आदि के लिए साधन लोग इकट्ठा करते, विचार करते हैं, मंथन करते हैं। तो यह काल जब खत्म होता है तो जो दूसरा काल है, उस काल को हमने उदय काल कहा। वह 10,000 के बाद से लेकर के और आज से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है, यह उदय काल, जिसमें वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद आदि सभी ग्रंथ लिखे जाने लगे, स्याही आदि बनी, पेपर आदि बने, इनको अब लिखने का क्रम हो गया। तो हमें कोई बात कहनी होती थी, तो जो बात हम कहते थे उसको लिख के भी रखते थे, जिससे जरूरत पड़ने पे याद किया जा सके। तो यह जो काल आपका था, यह उदय काल था। उदय काल का मतलब अब आप में विकास का क्रम शुरू हो गया, आपको कुछ समझ आने लगा है। और उस समय तैत्तिरीय संहिता के 12 महीनों आज के नाम भी मिलने लगे थे, क्योंकि जब वैदिक साहित्य आता है तो वहां पर मासों के, ऋतुओं के, अयन, ज्योतिष शिल्प आदि के कुछ न कुछ चीजें वहां पर मिलने लगी। जब व्यक्ति 10,000 साल तक पृथ्वी पर रहेगा तो कुछ ना कुछ कार्य वो करेगा, अपने रहने के लिए कोई साधन बनाएगा, घर बनाएगा, आदि आदि जो भी, मतलब ये सभ्यता के विकास का जो क्रम धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक पहुंचा कि आपके पास कुछ साधन बनने लगे। उनको गर्मी सर्दी आदि से बचने के लिए रास्ते भी बनाने लगे थे। पहले तो लोग पेड़ों की कंदराओं में या गुफाओं में रहा करते थे, कि घर बनाने की विधा उन्हें पता नहीं थी। फिर आदिकाल, आज 501 से लेकर के 500 समय तक अभी, ये तो पहले की बात है। अब इस काल में ज्योतिष शास्त्र की शब्दावली रची गई, और जो भी हमारे वेद की 6 अंग है ये आए, अनेक विद्वान हुए, इस पर विचार किया। ज्योतिष शास्त्र के 18 जो प्रवर्तक जिसका हम नाम लेते हैं, उनका भी क्रम आ गया, लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत। तो यह
अब याज्ञवल्क्य आदि में नवग्रहों का स्पष्ट वर्णन मिलने लगा था इस समय तक। यह अब से 500 वर्ष पहले तक की बात है। इसी काल में ही अ, महात्मा लगस ने जो वेदांग ज्योतिष की रचना की थी, जिसमें मात्र ऋग्वेद के ज्योतिष में करीब 36 ही श्लोक थे, 36 ही कारिकाएं थी। पूरा ज्योतिष शास्त्र 36 श्लोकों में था। फिर यजुर्वेद ज्योतिष में 49 कारिकाएं मिली। आगे फिर ऋग्वेद और ज्योतिष काल में कुछ नई रचनाएं और जुड़ी। आगे ज्योतिष में 143 63 श्लोक और जोड़े गए। तो धीरे धीरे यह क्रम बढ़ते हुए वेदांग लगत प्रोक्त जो ज्योतिष वेदांग ज्योतिष का ग्रंथ था, ये 5000 वर्ष का जो है, वहां पर माघ शुक्ला आदि वर्ष, अयन ऋतु, मास, फल्गु आदि, अधिमास आदि विषयों की चर्चा मिलने लगी। बाद में ग्रहों में हमें वसंत, संपात, नक्षत्र इनका भी विवेचन मिलने लगा। 5 वर्ष का एक युग हुआ करता था, एक जो चांद्र युग का चक्र कहा जाता था। तो यह जो काल है, इसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमारे ऋषियों ने प्रयत्न किया। अब आगे के काल में आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीयम और लल्ल द्वारा शिष्यधि वृद्धि आदि ग्रंथों की रचनाएं हुई। यहाँ पर पंचांगों के स्वरूप हमें मिलने लगे, तिथि नक्षत्र आदि का उल्लेख मिलने लगा। तो ये काल में बाद में पूर्व मध्यकाल, जो कि 5000 से लेकर के अभी 1000 वर्ष पूर्व है, जो उस काल में हम लोग आ रहे हैं। ये तो हम लोग 2024 में हैं। 1000 पूर्व तक ज्योतिष में तीनों स्कंधों की चर्चा हो गई। अनेक ग्रंथ आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ज्योतिष के अन्य विद्वान, बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी विद्वानों का पदार्पण हुआ और बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना हुई। इसमें ज्योतिष शास्त्र और कुछ पता। इसी काल में आर्यभट्ट के काल का समय है 478 ईस्वी पूर्व में। यह बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वाराहमिहिर 485 ईस्वी पूर्व, इन्होंने बृहत संहिता, बृहद जातक, लघु जातक आदि ग्रंथों की रचना की। कल्याण वर्मा, इनका समय 578 वर्ष का है। इनके ग्रंथ का नाम है सारावली। ब्रह्मगुप्त 520 ईस्वी के आसपास हुए, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की चर्चा की। महावीराचार्य यह जैन धर्म संप्रदाय के थे। इनका ग्रंथ है गणित सागर, गणित सार, एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। बाद में कुंजाल, श्रीपति, श्रीधर, घटोत्कल आदि अनेक विद्वान हुए, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को समझा। आगे का काल है उत्तर मध्य काल, जो 1001 से लेकर के 1600 तक का है। तो उत्तर मध्य काल में ज्योतिष शास्त्र के साहित्य का भी बहुत विकास हुआ। मौलिक ग्रंथों के अतिरिक्त आलोचनात्मक रचना भी हुई। भास्कराचार्य के जो पहले के विद्वान थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लल्ल आदि के सिद्धांतों की आलोचना होनी शुरू हुई। क्योंकि जब भी कोई काम हम करते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटि की भी संभावनाएं बनती हैं। हमें आज जो दिखता है, हमने उस बात को बताया, लेकिन काल के साथ में उसमें परिवर्तन भी हुआ है। तो उन परिवर्तनों को आप कैसे जानोगे? तो इनके लिए जो अ, कुछ किंतु और परंतु, कहीं पर कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, ये सब काल चलता रहा। उनका संस्कार होता रहा, नई चीजें को जोड़ती रही, कुछ गलतियां थी उसका सुधार हुआ। उत्तर मध्य काल में लंबन, लति, अयन बल, आक्ष बलन, ये सब सिद्धांत के विषय हैं। दृक् कर्म साधन, ग्रह का स्पष्टीकरण, तिथि का साधन आदि का क्रम शुरू हो गया था। इनको करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कार किए जाने लगे थे। और पहले की जो रचनाएं थी, उसमें ग्रहों की निरीक्षण और आकाश निरीक्षण के द्वारा जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते थे। बाद में फिर यंत्रों का भी विकास हुआ। जैसे जैसे यंत्रों का निर्माण होने लगा, अनेक तरह के यंत्रों से हम ग्रह वेद की हमारी पद्धति, हमारी परिपाटी और भी कुछ होने लगी।
तो यह काल जो 16वीं शताब्दी तक का था, इस तरह का रहा। इसके बाद भास्कराचार्य जी का काल जो है 1114 का है। दुर्गदेव का काल 1032 का है। मल्लिसेन का 1043 का है। मकरंद का काल है जो 1360 है। मकरंद सारणी के आधार पर बहुत समय तक पंचांग आज का निर्माण होता रहा। अनेक विद्वान जो केशव सूरी, ये केशव महेंद्र सूरी, रुंडीराज और भी अनेक विद्वानों का समाज में पदार्पण हुआ, जिन्होंने अपने शास्त्र के द्वारा ज्योतिष शास्त्र को बहुत ही पुष्ट किया। अभी 1601 से और 1651 तक के समय में का काल जो है यह आधुनिक काल के नाम से जाना गया है। इसमें 1601 से और 1951 तक के काल में मुस्लिम संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति का भी भारत में विकास हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मुसलमानों ने आक्रमण किया, बाद में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता इससे जुड़ने लगी। तो उनका भी, जब भी कोई संस्कृति या सभ्यता कहीं किसी के साथ जुड़ती है, उसका असर वहां के परिवेश पर भी पड़ता है। ज्योतिष के प्रसार और विकास में इस काल में अनेक तरह की बाधाएं भी आई। पुरातन ज्योतिष ज्ञान का जो भंडार था, उनको बचाना कठिन हो गया। तो शकुन, प्रश्न, जन्मपत्र, साहित्य आदि इस काल में वृद्धि। कमलाकर भट्ट ने सूर्य सिद्धांत का प्रचार करने के लिए सिद्धांत तत्व विवेक नाम के ग्रंथ की रचना की। 1780 में जयपुर के महाराजा जयसिंह ने ज्योतिष पर विशेष काम के रूप में उन्होंने कई वेधशालाएं बनवाई, काशी में, जयपुर में, दिल्ली में, और उनके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का ये जो भी ज्योतिष के जो आकाशीय वेदों को वेद करने में, ग्रहों की स्थितियों को जानने में हमें काफी सहायता मिली। आज ये जो थे राजा महाराज जयसिंह, इनकी स्वयं भी ज्योतिष में बहुत अच्छी रुचि थी। उस काल के बाद से हमें कुछ एक इंस्ट्रूमेंटल मदद मिलने लगी, जिसकी सहायता से हम ज्योतिष को और उनके ग्रह वेद को, ग्रहों की स्थितियों को और अच्छी तरह से समझने और देखने लगे। 1857 में आधुनिक जीवन का विकास तब तक हो चुका है। अंग्रेजी भाषा के जानकार विद्वानों ने ज्योतिष के अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। बापूदेव शास्त्री, पंडित सुधाकर द्विवेदी आदि ने भी इस पर बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, जिसको कि हम ज्योमेट्री, टेक्नोमेट्री, अरिथमेटिक आदि चीज कहते हैं, इनका भी विकास हुआ। केतक नामक ब्राह्मण ने केत की ग्रह गणित की रचना की, जो कि दृक गणित है, जिसके आधार पर पंचांग आदि के निर्माण में हमें मदद मिलने लगी। दीर्घ वृत्त, परिवलय, अतिवलय इत्यादि गणित के विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित हुआ। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सौर्य, चक्र, शुक्रमंडल आदि इनके अन्य जो है आकाश गंगा, इनका सबका भी विवेचन, वैज्ञानिक विवेचन पश्चिमी ज्योतिषों के संपर्क से इधर 4 दशकों के बीच में विशेष रूप से हुआ। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर इस विषय पर एक सौर परिवार नाम की पुस्तक लिखी है। इसमें सौर जगत के संबंध में बहुत कई बातों का पता लगता है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने ज्योतिर्विनोद नामक पुस्तक में कापर्निकस, जियोनी, गैलीलियो, केपलर आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने सूर्य सिद्धांत पर आधुनिक सिद्धांतों, सूर्य सिद्धांत का आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर विज्ञान भाष्य लिखा। तो अब बहुत सारे काम हुए। ज्योतिष को इन विद्वानों ने बहुत भी परिपक्व करने में मदद की, और हमारे लिए ज्योतिष को पढ़ना आसान है, जो कि पहले बहुत दूर थी। इसी काल के प्रसिद्ध विद्वान हैं मुनीश्वर, महिमोदय, मेघ विजय मणि, वाघजी मुनि, बापूदेव शास्त्री, सामंत चंद्रशेखर, नीलांबर शर्मा, सुधाकर द्विवेदी, नेमीचंद्र शास्त्री। नेमीचंद्र शास्त्री के काल में भी बहुत से अनेक विद्वान और भी हुए हैं।
इसमें आचार्य राम मोहन उपाध्याय, रामचंद्र पांडे, हीरालाल मिश्र, कल्याणानंद शर्मा, सुखदेव चतुर्वेदी, अब हम सभी लोग इसी श्रेणी में आ जाते हैं जो आज के आधुनिक विद्वान। सारांश रूप में यह देखा जाए तो सभी विद्याओं की तरह ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का मूल वेद, वेदों की रचना का मुख्य उद्देश्य इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है इसका वैदिक कालीन ऋषि महर्षियों की कठिन तपस्या, शोध और अलौकिक प्रतिभा से हमें ज्योतिष शास्त्र इस रूप में प्राप्त हुआ। भारतीय विद्वानों ने का इनमें अद्वितीय योगदान रहा। इस शास्त्र चतुर्दश विद्या में से एक माना जाता है और यह मनुष्य के कर्म को फल के सिद्धांत पर उसके जीवन में घटने वाली शुभाशुभ घटनाओं का विवेचन उसके पूर्वार्जित कर्मों के आधार पर करता है। उसी के अनुसार व्यक्ति साथ में ब्रह्मांड में, व्यष्टि में, समष्टि में, पृथ्वी पर, चराचर में जो भी घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं उन सबका विवेचन भी ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों के द्वारा किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की शब्दावली भी दी गई है, उनकी संदर्भ ग्रंथ भी दिए गए हैं, सहायक सामग्री भी आपको बताई गई है। और अब ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का संक्षेप में किस तरह है, ये विकास का क्रम कैसे हुआ है, ज्योतिष के वैशिष्ट की विद्वानों संदर्भ में विद्वानों को मत क्या है, ज्योतिष में आधुनिक काल में विकास पर निबंध लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आदि बातें हम यहाँ पर। इसके साथ ही आपका यूनिट 3 आज यहीं पर अवसान को प्राप्त होता है। आपको कुछ जानना है, समझना है तो हम लोग इससे बात कर सकते हैं। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हाँ, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति पूरा है आप प्रश्न को आप प्रश्न 44 एक पेज तक। आप एक बार प्रश्न को फिर पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न फिर से वही आ रहा पढ़िए, है ना इसमें। पढ़िए पूरा। इसमें क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बस तो अब पेज आपको नंबर सिर्फ 41 पर है। इसमें 5-6 पेज का आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 नंबर आपको पाने के लिए इतना मैटर देना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको 15 नंबर दे दे। उसके लिए हेडिंग बनानी पड़ेगी, हेडिंग आज बना के करेंगे तो हो जाएगा। और ये विद्वानों का ये है थर्ड, जैसे ज्योतिष के वैशिष्ट्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत उपस्थित कीजिए। तो इसमें पूरे विद्वानों के बारे में बता के और उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा। हाँ, आपने अब तक ज्योतिष के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है सब ज्योतिष शास्त्र का वैशिष्ट ये है। वैशिष्ट से मतलब आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या क्या जानते हैं और उसका माना जीवन में उपयोगिता क्या है, किसी की विशेषता क्या, हम कहते हैं भाई उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है, असली सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। और इनको पाने के लिए बीच के जो भी रास्ते हैं सब रास्तों से आपको जाना पड़ेगा। और किसी को कुछ जानना है? विषय को आगे बढ़ाया जाए। हाँ सर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र पर एक विस्तृत विवेचन प्राप्त किया और अब हम
अगले यूनिट की तैयारी करेंगे। आपने यहाँ यूनिट 1, 2 और 3 का अध्ययन किया। देखिए, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों की चर्चा है। ज्योतिष का उद्भव विकास, इसके विकास क्रम में किन किन आचार्यों की भूमिका रही है, एक बार इसको करके नया और बना इसको रोके।